जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि जब पहली बार इंडिया अलायंस के आइडिया को देश के सामने लाया गया था तो पूरा देश उत्साहित हुआ था। देश में एक बहुत बड़े वर्ग में एक उम्मीद जागी थी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना रह गया है, देश को आगे बढ़ाना उनका उद्देश्य नहीं रहा, अपनी पार्टी भाजपा को आगे बढ़ाना उनका उद्देश्य रह गया है। ऐसी परिस्थिति में जब इंडिया अलायंस बनी तो पूरी देश में उत्साह दिखा था। इंडिया अलायंस का उद्देश्य यही था कि देश हित में सभी घटक राजनीतिक दलों को एक साथ आकर अपने स्वयं के राजनीतिक हितों की चिंता किए बगैर देश हित को ध्यान में रखकर इंडिया अलायंस को चुनाव लड़ाकर और जिताकर इस देश को एक अच्छी सरकार देने की सोच रखी गई थी। हम भी जब इस अलायंस में आए तो हमारी भी एक ही मंशा थी कि अपने हितों का नहीं सोचना है, अपनी पार्टी के हितों के बारे में नहीं सोचना है, देश के बारे में सोचना है। देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी उद्देश्य से हम भी इस अलायंस में आए। आज शुरू में ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन से इस अलायंस के हिस्सा है और इस अलायंस को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी लगेगा, ईश्वर ने हमें जितनी भी शक्ति दी है उसके हिसाब से हम पूरी ताकत से इस पे लगेंगे। लेकिन आप ये समझो कि इस इंडिया अलायंस का उद्देश्य है क्या? इंडिया अलायंस का उद्देश्य है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और देश को एक नया विकल्प देना। और अगर चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना इस पूरे पवित्र उद्देश्य का आधार है तो आपके सारे जो चुनाव लड़ने से संबंधित चीजें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। समय पर कैंडिडेट की घोषणा करना, आपकी कैंपेन प्लानिंग करना, सारे को एक साथ मिलजुल कर इस चुनाव को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर बातचीत करते रहना। कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस की जो बातचीत हमारी सीट शेयरिंग को लेकर हुई थी, आप देखेंगे कि ये दो बारी ऑफिशियल मीटिंग हुई, एक 8 जनवरी को और दूसरी 12 जनवरी के आसपास। इन दो ऑफिशियल मीटिंग्स में जो चर्चा हुई, अच्छे एटमॉस्फेयर पे हुई, चर्चा हुई, सभी बातों पर चर्चा हुई, लेकिन उस पर निष्कर्ष कुछ निकला नहीं। आप देखेंगे कि इन दो ऑफिशियल मीटिंग के अलावा पिछले 1 महीने में कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। 1 महीने हो गए मीटिंग का इंतजार करते कि अगली मीटिंग होगी, अगली मीटिंग में कुछ निर्णय निकलेगा और बात आगे बढ़ेगी। हमें बताया गया कि यात्रा चल रही है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए शुरू में लेट हो रहा है, 2 दिन लेट होगा, 3 दिन लेट होगा। हम इंतजार करते रहे। इस बीच कई कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लीडरों से मिलने का भी मौका मिला और उनको भी कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई अगली मीटिंग कब होगी। 1 महीने से ज्यादा होने को है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपका उद्देश्य चुनाव जीतना है तो फिर मन में प्रश्न उठता है और चिंता होती है कि इस तरीके से चुनाव जीतना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये चिंता ही है जिसके कारण आज मैं यहां पर बैठा हूं और भारी मन से बैठा हूं। कोई हमें यहां पर आकर कुछ बोलने की और ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती अगर हम बातचीत करते। आप देखे होंगे पिछले कुछ दिन पहले हमने आसाम में 3 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस उसको स्वीकार करेगी। ये 3 कैंडिडेट जो हमने अनाउंस किया है वो तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आसाम में, उनकी तैयारी शुरू हो गई है। समय को देखते हुए आज मैं साउथ गोवा से भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट की घोषणा करता हूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से
हमारे लीडर वेंजी वेगास जो है, जो बेनुलिम से वहां के विधायक भी हैं, वो हम कैंडिडेट के रूप में उनकी घोषणा करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी, इसकी अनुमति देगी। आप देखेंगे कि गोवा के चुनाव जब हुए विधानसभा के, तो विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की 2 सीटें आई थी और दोनों सीटें साउथ गोवा में है। हमारे एमएलए वेंजी और क्रूज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये दोनों बहुत पॉपुलर है वहां पर। कांग्रेस पार्टी की भी आज की तारीख में सिर्फ 3 विधायक हैं, उनके 2 विधायक उनके भी साउथ गोवा में है और 1 विधायक उनके नॉर्थ गोवा में। इस हिसाब से साउथ गोवा स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस की 3 सीट है और आम आदमी पार्टी की 2 सीटें हैं, तो स्वाभाविक रूप से 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए और उसी के तहत विनेबिलिटी को ध्यान में रखकर, विनिंग प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी ने श्री वेंजी जी के कैंडिडेचर की आज घोषणा की है। इसी के साथ गुजरात में भी आज मैं 2 कैंडिडेट्स का अनाउंस करने जा रहा हूं। उनमें से एक है हमारे चैतर वसावा जी, जिसके बारे में पहले हमने आपको बताया था, और दूसरे हैं भावनगर से उमेश भाई मकवाना जी। तो भरूच लोकसभा सीट से चैतर वसावा जी और भावनगर लोकसभा सीट से मैं उमेश भाई मकवाना जी के उम्मीदवारी की यहां घोषणा करता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और खूब मेहनत करके ये सीट हम जीतेंगे। गुजरात के विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 5 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी और लगभग 13% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस पार्टी की यहां पर 17 सीटें आई थी और 27% वोट शेयर मिला था। अगर इसको प्योरली साइंटिफिक हिसाब से और मेरिट बेसिस पे आप देखें तो आम आदमी पार्टी को 1/3 सीट मिलनी चाहिए और कांग्रेस को 2/3 मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे 8 सीटें बनती है अगर आप प्योरली मेरिट को और विनेबिलिटी को परिप्रेक्ष्य में सामने रखें तो 8 सीटें बनती है। हमने 8 सीटें मांगी है इंडिया अलायंस से, कांग्रेस पार्टी से। आज हमने 2 सीटें अनाउंस करी है, बाकी की 6 सीटों का कुछ दिन के बाद विचार करके आपके समक्ष रखेंगे। कांग्रेस पार्टी 18 सीट पे लड़ ले और 8 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ ले, ये बड़ा मेरिट के हिसाब से, वोट शेयर के हिसाब से सबके सामने है। इस पे कोई लाग लपेट और कोई छुपाने की बात नहीं है। इसके साथ साथ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है, एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें 1 सीट ऑफर करते हैं। तो हमारा यह प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। आज कैंडिडेट की घोषणा हम नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बातचीत शुरू हो, बहुत जल्दी बातचीत का निष्कर्ष निकले, हम सारे अपने काम पे लगे और अगर फिर भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम अगले कुछ दिनों में जो 6 सीट हम कह रहे हैं उन 6 सीटों पे हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और हम अपनी तैयारी, अपना काम शुरू करेंगे। गुजरात के परिप्रेक्ष्य में एक बारी मैं आपको फिर से एक चीज बताना चाहता हूं कि भरूच की सीट में जब हमने मांगा तो हमें कहा गया कि ये इमोशनल सीट है। हमने पूछा कि भाई ये क्यों इमोशनल है, तो बताया गया कि यहां अहमद भाई लड़ते थे और अब अहमद भाई की बेटी यहां से लड़ेगी। तो हमने इसका डेटा निकाला। डेटा अगर आप निकालेंगे तो 1977 से 1991 तक यहां पर चुनाव लड़े, उसमें
आखिरी बार 1984 में कांग्रेस पार्टी जीती थी। 40 साल हो गए कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीती नहीं है। उसको भी आप छोड़ दो, 2019 में आप देखेंगे कि बीजेपी को 55% वोट शेयर मिले थे और कांग्रेस पार्टी को 26% वोट शेयर मिले थे। तो पहली बात तो ये अहमद भाई वहां बहुत पहले लड़े थे, 1984 की बात है। ये 40 साल से यहां कांग्रेस हार रही, ना तो ये इमोशनल सीट है, ना अहमद भाई की सीट है, और ना ही ये कांग्रेस पार्टी की स्पेसिफिक सीट है जहां जीतने की प्रोबेबिलिटी है। मैं पूरी संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको परिवारवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें यह नहीं देखना पड़ेगा कि कौन किसका रिश्तेदार है, किसको टिकट देनी चाहिए, किसका कौन रिश्तेदार है, किसको टिकट। आप प्योरली इस बात पे आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी सीट कौन जीत सकता है और भाजपा को कौन हरा सकता है। आज भरूच में जिस तरीके से सेंटिमेंट से सारा का सारा भरूच चाहता है कि चैतर भाई वसावा उनके कैंडिडेट बने, सारा का सारा ट्राइबल समाज ये चाहता है कि चैतर भाई वसावा उनके कैंडिडेट बने। सारे भरूच में अगर इमोशनल बात कुछ है तो इमोशनल एक ही है, और वो है चैतर वसावा जी को वहां से कैंडिडेट बनाना चाहिए। मैं आज आपके सामने पूरी संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर एक सीट पे अगर कोई हरा सकता है तो हम भरूच की सीट पर चैतर भाई वसावा इंडिया अलायंस के तरफ से हरा सकते हैं। तो हमें ये देखे बिना कि किसके परिवार की क्या बनती है, ये देखे बिना ये देखना चाहिए कि कौन हरा सकता है भाजपा को। हमें कहा गया कि अहमद भाई की बेटी है मुमताज जी। मुमताज जी दिल्ली में रहती है, उनका कोई राजनीतिक पकड़ भी नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि ये कोई इमोशनल सीट, ना तो इमोशनल सीट है, ना कांग्रेस पार्टी की ये सीट है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि हरियाणा में, चंडीगढ़ में बातचीत जल्दी शुरू होनी चाहिए और वहां पे जल्दी निष्कर्ष निकलने चाहिए। पंजाब के बारे में हमने पहले स्पष्ट किया हुआ है कि वहां पर दोनों पार्टियों के जो ग्रुप हैं, स्टेट लेवल के जो लीडर हैं, पार्टी है, उन्होंने ये तय किया कि अलग अलग लड़ेंगे। उनका सम्मान करते हुए हमने ये तय किया है कि पंजाब में हम अलग अलग लड़ेंगे। अब चंडीगढ़, हरियाणा और बाकी के राज्य जहां पर भी बातचीत चल रही है, इन सारी जगहों पर जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। मोटा मोटे आज हम साउथ गोवा से एक कैंडिडेट अनाउंस किए और गुजरात से 2 कैंडिडेट हमने अनाउंस किए। मैं फिर आपके माध्यम से पूरे देश के सामने और सभी के सामने ये रखना चाहता हूं कि हम अलायंस धर्मा के पूरा सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य आज देश को बचाना है। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कौन और कैसे हरा सकता है, इसी पर काम करना चाहिए। आज जो कुछ भी हमने ये अनाउंस कर रहे हैं, यहां आपके माध्यम से बात करने की जरूरत पड़ी है, वो बड़े भारी मन से करने की जरूरत पड़ रही है। उम्मीद करता हूं कि आगे की बातचीत जल्दी शुरू हो और सारी चीजें निष्कर्ष निकले। एक साथ मिलकर इंडिया अलायंस को मजबूत बनाएंगे और आगे खूब काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।